नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द IGS शो में। और आज मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। वो टॉपिक है बजट का। मोदी सरकार 3.0 का बजट 8 फरवरी 2025 को माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी पेश करने जा रही हैं। और उस बजट में आम लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। मिडिल क्लास, हायर क्लास, लोअर क्लास, सबको उम्मीदें होती हैं बजट में कि कुछ ना कुछ उसको क्या प्राप्त हो रहा है। तो बजट में क्या आने वाला है, क्या क्या प्रोविज़न प्रपोज्ड हैं, क्या क्या चेंजेस आएंगे, उन सब की चर्चा करने के लिए मैंने इंडिया की एक्सपर्ट CS शुभी अग्रवाल जी को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका। आपने बिजी शेड्यूल में से अपना समय दिया। थैंक यू सो मच। तो हम लोग चर्चा करते हैं बजट की। बजट सब लोगों का चहेता बजट होता है। मोदी सरकार का 3.0 का ये पहला बजट है, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बजट ही अगले 4 सालों की नींव रखेगा कहीं ना कहीं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन मैम आपसे ये है, ये बजट जो है, ये बजट होता क्या है? आम आदमी अगर समझना चाहे बजट किसको कहते हैं? नमस्कार विनीश जी। और मैं बताना चाहूँगी कि बजट आम भाषा में कहें तो हम अपने घर पे भी कोई भी खर्चा करने से पहले एक बजट तैयार करते हैं कि हमारा खर्चा कितना होगा और हमारी इनकम कितनी है। इसी तरीके से देश का बजट होता है यूनियन बजट, जिसमें गवर्नमेंट ये तैयार करती है कि हमारे एक्सपेंसेस कितने होने वाले हैं, एक्सपेंडिचर कितना है और हमारी एक्सपेक्टेड इनकम कितनी है, जिसके हिसाब से हम अपने खर्चों को तय कर सकें। तो इसे आम भाषा में समझें, बजट एक ऐसा विषय है जिस पे आम जो भी पर्सन्स हैं वो चाहते हैं कि हम डिस्कस करें, समझें कि गवर्नमेंट बजट में क्या लेकर आएगी, किस तरीके के खर्चे होंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या इनकम होगी। तो इस पूरी चीज़ को हम बजट कहते हैं। ठीक है मैम, बजट समझ में आ गया। बजट कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? क्योंकि हम लोग कभी सुनते हैं कि इलेक्शन ईयर होता तब वो इंटरिम बजट कोई आ जाता है, कोई फुल बजट। ये बजट होते कितने टाइप्स के हैं? बजट दो तरीके के होते हैं, फुल बजट और इंटरिम बजट। जब भी कभी इलेक्शन ईयर होता है तो क्योंकि अकाउंट्स क्लोजर नहीं हो पाता है तो इसलिए वो बजट बाद में रिलीज़ किया जाता है, 2 बार रिलीज़ किया जाता है, इसलिए उसे इंटरिम बजट कहते हैं। और जो फुल बजट होता है, जैसे कि अब 1 फरवरी 2025 को रिलीज़ होगा, वो फुल बजट होगा। मोदी सरकार 3.0 का ये पहला बजट है। आपको क्या लगता है उस बजट में किन किन बातों को बेस रखा जाएगा, किन किन बातों पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा? मुझे लगता है विनीश कि इस बार का जो ये 3.0 बजट है, ये शायद 4 पिलर्स पे बेस्ड होगा: एग्रीकल्चर, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। क्योंकि मोदी गवर्नमेंट की हमेशा ये कोशिश रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए और टेक्नोलॉजी के लिए विशेष तौर पे कुछ अच्छे बजट्स में आने की उम्मीदें हैं। एंड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हमारी देश की जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट है, तो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड भी मुझे लगता है कि इस बजट में कुछ खास आने की उम्मीदें हैं। मैम, बजट आता है 8 फरवरी हर साल के 1 फेब को, लेकिन बजट जब आता है तब हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा होता है। जैसे हम आज की बात करें तो हमारा फाइनेंशियल ईयर इस समय चल रहा है 24-25 फरवरी में 24-25 चल रहा होगा। तो क्या ये बजट इसी साल एप्लीकेबल हो जाता है? लोगों के मन में बहुत सारी संशय होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं कि ये बजट एप्लीकेबल कब होगा? विनीश जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि लोगों को हमेशा इसमें कन्फ्यूज़न रहता है। हमारे पास भी फ़ोन्स आने शुरू हो जाते हैं क्योंकि जैसे ही बजट आता है लोगों को लगता है कि ये इसी साल एप्लीकेबल हो जाएगा, बट बजट नेक्स्ट ईयर के लिए बनाया जा रहा है। यानी कि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक के लिए ये बजट बनाया जा रहा है। तो ये जो बजट के प्रोविजंस इस साल अभी जो बताए जाएंगे वो 2025-26 में एप्लीकेबल होंगे, नेक्स्ट ईयर। ओके, ठीक है, बजट की बात हो गई। मैम, सरकार बहुत टाइम से डायरेक्ट टैक्स को सुधारना चाह रही है। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स की मैं बात करूं तो उस पर कई सारे चेंजेस करके एक बहुत सरल प्रोविज़न लाया गया, जिसे हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी कहते हैं। वैसे कहें तो गुड्स एंड सिंपल टैक्स के नाम से वो आया था, और कितना सिंपल है हमको पता है। तो सरकार ऐसा भी चाह रही है कि डायरेक्ट टैक्स में भी एक डायरेक्ट टैक्स कोड का प्रोविज़न तैयार कर रहे हैं। और डायरेक्ट टैक्स, पहले तो सबसे पहले समझना चाहूँगा डायरेक्ट टैक्स कोड है क्या, और अगर वो आता है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? ये चर्चाएं बहुत हैं इस टाइम कि डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है। इस बजट में निर्मला सीतारमण जी डायरेक्ट टैक्स कोड प्रस्तुत कर सकती हैं हम सबके बीच में।
और इस डीटीसी के लिए पहले भी प्रोविजंस किए गए हैं, पहले भी कई बार गवर्नमेंट ने कोशिश करी है। 2010 में भी नया डायरेक्ट टैक्स कोड लाने की बात हुई थी, बट किसी वजह से नहीं आ पाया था। उसके बाद भी एक बार मोदी गवर्नमेंट ने कोशिश करी थी, और ये तीसरी बार है कि नए डायरेक्ट टैक्स कोड को लेकर चर्चाएं हैं कि इस बजट में 1 फरवरी 2025 वाले बजट में न्यू डीटीसी लेकर आया जाएगा, जिसमें गवर्नमेंट का कहना है कि सारे प्रोविजंस और बहुत सारे ऐसे सेक्शंस, रूल्स जो पुराने हो गए हैं उनको हटा के नए रूल्स और नए प्रोविजंस लेकर आए जाएं। और गवर्नमेंट का ये मानना है कि 60% तक जो हमारा पुराना इनकम टैक्स एक्ट था उसको चेंज करके नया डायरेक्ट टैक्स कोड लाएंगे, जिसमें लोगों को समझने में आसानी होगी एंड इट विल बी वेरी सिंपल डायरेक्ट टैक्स कोड। तो ये गवर्नमेंट का मानना है। मतलब कुल मिला के जीएसटी के जैसा हम डीटीसी भी बहुत जल्दी देख सकते हैं कि वो हमारे बीच में आ सकता है, जिसमें बहुत सारे प्रोविज़न डायरेक्ट टैक्स के चेंज हो सकते हैं। एक मैम आजकल बड़ी चर्चाएं चल रही हैं कि यूएसए, यूके, फ्रांस, एस्टोनिया जैसे कई सारी कंट्री में जॉइंट टैक्सेशन वाला नियम चलता है। तो जॉइंट टैक्सेशन में हस्बैंड वाइफ एक कंबाइंड रिटर्न भर सकते हैं। तो क्या ऐसी कोई सुगबुगाहट है क्या कि जॉइंट टैक्सेशन हमारे इंडिया में भी आ सकता है? हाँ, इस पर आईसीआई का भी एक रिलीज आया है कि जॉइंट टैक्सेशन इंडिया में आएगा। जॉइंट टैक्सेशन से मतलब है कि अभी तक 2 पर्सन्स अलग अलग अपनी आईटीआर फाइल कर रहे थे जो कि हस्बैंड वाइफ हैं। जॉइंट टैक्सेशन सिर्फ हस्बैंड वाइफ को ही इंक्लूड किया गया है इसमें। तो उन दोनों की इनकम का वो लोग अलग अलग स्लैब लिमिट यूज़ करते थे, अलग अलग उनकी जो डिडक्शंस होती थी वो क्लेम करते थे। और वो हो सकता है कि एक किसी पर्सन की इनकम कम हो तो वो पूरा टैक्स स्लैब यूज़ नहीं कर पा रहा हो, तो इसलिए जॉइंट टैक्सेशन में दोनों की इनकम को क्लब करके एक सिंगल इनकम की बात करी जा रही है। इस तरीके का टैक्सेशन लेकर आया जाएगा जिसमें दोनों की इनकम को क्लब किया जाएगा और दोनों की डिडक्शंस भी उसमें से डिडक्ट करी जाएंगी, जिससे कि उनको टैक्सेशन में बेनिफिट मिल सके। ओके, मतलब जॉइंट टैक्सेशन कहीं ना कहीं आने की उम्मीद है, और अगर ये आता है तो डेफिनेटली जो भी हस्बैंड वाइफ है जॉइंट रिटर्न भरेंगे उनको टैक्स की बहुत बड़ी रिबेट मिलेगी। ऐसा अगर आ जाता है तो क्योंकि उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शंस भी डबल हो जाएंगी, और जो 80C to 80U की बात करी जाए तो वो भी शायद डबल हो जाएगी। मैम, जब भी बजट आता है तो सब लोग की निगाहें टीवी पे होती हैं। सिर्फ 2 विषय ऐसे हैं जिसको हर कोई सुनना चाहता है। सबसे पहला कि क्या टैक्स स्लैब जो चल रहा है, न्यू स्कीम की बात करूं चाहे मैं ओल्ड स्कीम की बात करूं, क्या टैक्स स्लैब में सरकार कुछ बदलने जा रही है? देखिए, ये तो अभी बजट आने के बाद पता चलेगा, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स कोड चेंज होने की भी बात हो रही है। हो सकता है कि गवर्नमेंट इस बार कोई चेंज ना करे स्लैब में, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट ईयर ही गवर्नमेंट ने 2 स्कीम्स लॉन्च करी हैं, ओल्ड रिजाइम, न्यू रिजाइम। तो हो सकता है कि इस बार स्लैब लिमिट में कोई चेंज ना हो। बट अगर स्लैब लिमिट में चेंज नहीं हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट डिडक्शंस को लेकर कुछ चेंजेस कर सकती है, कि हो सकता है डिडक्शंस को बढ़ा दिया जाए। और ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम में, ओल्ड स्कीम को गवर्नमेंट प्रमोट नहीं कर रही है, इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं कि आफ्टर ड्यू डेट अगर आप फाइल करते हो तो आप ओल्ड स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते हो। इसलिए मुझे लगता है कि हो सकता है कि गवर्नमेंट इस बार से जब न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड लेकर आए तो ओल्ड स्कीम को पूरी तरीके से हटा दे। बट ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा अगर ऐसा गवर्नमेंट करती है तो, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट इसीलिए करते हैं क्योंकि वो ओल्ड स्कीम में टैक्स बेनिफिट्स ले पाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं उन पे एक बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा। मैम, 142 करोड़ की जनसंख्या हमारे देश की, जिसमें 8.6 करोड़ लोग रिटर्न्स भरते हैं, सिर्फ 8.6 करोड़, जिसमें 5.2 करोड़ लोगों ने न्यू रिजीम में टैक्स भरा, यानी अप्रोक्सीमेट 60% ऑफ द रिटर्न्स फाइलर। तो 40% ने सिर्फ ओल्ड स्कीम ऑप्ट करी। आपको ऐसा नहीं लगता जिस दिशा में ये जा रहे हैं उस दिशा में ओल्ड स्कीम गवर्नमेंट बहुत जल्दी डिसकंटिन्यू कर देगी? हाँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अब आज की डेट में जो यूथ है उसकी पहली चॉइस रादर देन इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट हो गई है कहीं ना कहीं। तो इसलिए भी एक ये बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि जब लोग न्यू रिजाइम फॉलो कर रहे हैं, ऑप्ट कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि 5.7 करोड़ लोगों ने आउट ऑफ 8.2 करोड़ फाइलर्स न्यू रिजाइम ऑप्ट कर लिया है, तो दैट विल बी अ वेरी गुड नंबर। मोर देन 60% पीपल आर यूजिंग न्यू रिजाइम, एंड हो सकता है ये नंबर आने वाले टाइम में और बढ़ जाए। तो मुझे लगता है कि ये ओल्ड रिजाइम धीरे धीरे ख़त्म होने की ही तरफ है।
मैम हमारे देश में लगभग जो पिछला बजट था 48 लाख करोड़ रुपीस का था, जिसमें डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 12 लाख करोड़ का था। मैंने भी बात करी आपसे 8.6 करोड़ रिटर्न जो फाइल हो रहे हैं, उसमें केवल 2 लाख सवा 2 लाख लोग ऐसे हैं जो अपना रिटर्न 1 करोड़ से ऊपर भरते हैं और 50% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अपना रिटर्न 5 लाख से नीचे भरते हैं। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इस पे कुछ ऐसे नियम नहीं लगाने चाहिए कि अगर कोई रिटर्न भर रहा है, कि हमारे देश की कैपिटल इनकम लोगों की है ही नहीं जो इतने कम में रिटर्न्स फाइल हो रहे हैं, या सारे लोग एग्जम्प्ट इनकम में आ रहे हैं। देखिए विनीत जी, गवर्नमेंट की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें और अपनी इनकम डिक्लेयर करें, बट बहुत सारे लोग आज की डेट में जो गांव में रहते हैं या जो ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जिनको अभी तक ये सब सिस्टम समझ में नहीं आते हैं, वो लोग फाइल नहीं कर पा रहे हैं। बट मोर देन 60% पीपल जो कि रिटर्न फाइल करते हैं, वो कोशिश उनकी रहती है 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम ही दिखाते हैं वो लोग। और जैसे जैसे ये स्लैब लिमिट बढ़ती जाएगी, मुझे लगता है कि ये इनकम रेशियो भी बढ़ेगा। कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि लोग अपनी इनकम को कम दिखाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। 80C to 80U अगर मैं बात करूँ डिडक्शंस की, जो सन 2014 में 1.5 लाख सवा लाख से और 1.5 लाख के आसपास करी गई थी, और 2014 से लेकर 2024 आ गई जहाँ पे इन्फ्लेशन रेट बहुत तेज़ी से बढ़ गया, लेकिन ये डिडक्शंस को बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करा गया। और आज के समय में जिनकी सैलरी बहुत अच्छी है, 1.5 लाख रुपये कोई मायने नहीं रखते, तो क्या डिडक्शंस में 80C की मैं बात करूँ, क्या चेंजेस होने चाहिए? दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि 80D, आज की डेट में मेडिकल इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और अच्छा प्रीमियम अगर आप लो, अगर अच्छे अमाउंट का इंश्योरेंस लोगे तो शायद उसका प्रीमियम 40-50 हज़ार रुपये से कम नहीं आता है, और 25 हज़ार यहाँ की लिमिट है। तो आपको नहीं लगता है ये तो आजकल मैंडेटरी हो चुका है, मैंडेटरी है, तो इसको कहीं ना कहीं सरकार को कंसीडर करना चाहिए? देखिए विनीत जी, इन्वेस्टमेंट 2 तरीके का होता है, एक इन्वेस्टमेंट और एक सेविंग्स। तो ये जो 80C से 80U तक की अमाउंट है, दैट इज सेविंग्स। जो लोग प्रेफर करते हैं अगर सेविंग करना है तो वो 80C से 80U की तरफ जाते हैं, वहाँ पे वो अपना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो NPS हो, चाहे LIC हो, या फिर 80D की बात करें मेडिकल इंश्योरेंस। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस आज की डेट में हर पढ़ा लिखा पर्सन मेडिकल इंश्योरेंस कराता है, बट इसकी लिमिट गवर्नमेंट चेंज नहीं करी है। बहुत 10 साल हो गए जिसमें इसकी लिमिट चेंज नहीं हुई है। हो सकता है इस डायरेक्ट टैक्स कोड में इसको भी कंसिडर किया जाए, अगर स्लैब रेट में बदलाव नहीं करती है गवर्नमेंट तो। ठीक है, मतलब कुल मिला के चेंजेस होने की उम्मीद हो सकती है। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, जनरल पब्लिक को, मिडिल क्लास को बहुत फ़ायदा मिलेगा, और ओल्ड स्कीम को भी लोगों को थोड़ा सा प्रमोट करने का मौका मिलेगा। एक रेसिडेंट को लेकर आजकल बड़ी खबर चल रही है कि जो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है वो वर्ड वहाँ से हटाया जा रहा है, और केवल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट रह जाएगा। और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो NRI होता है या नॉन रेसिडेंट इंडिया है, वो इंडिया में रिटर्न भरता है तो इंडिया में उसका कोई बैंक अकाउंट नहीं होता है, और वो रिफंड ओवरसीज अकाउंट को वैलिडेट करने नहीं देता है। तो क्या इसमें भी कोई प्रोविज़न चेंजेस होने की जा रहे हैं? हाँ जी, अभी टैक्सेशन जो हमारा है वो 3 तरीके में कैटेगराइज करता है, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बट इस बार ये विषय भी है कि इस बार से नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट जैसी स्कीम को ख़त्म कर दिया जाएगा। अब सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सिर्फ रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ही रहेंगे। एंड इसके अलावा जो हम इनकम टैक्स रिटर्न, जो भी कोई नॉन रेसिडेंट है, अगर वो इंडिया में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है और उसका कोई रिफंड होता है, तो वो अपना ओवरसीज़ बैंक अकाउंट देता था, बट वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती थी क्योंकि बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं हो पाता है। तो इस बार से ये प्रोविज़न आने की भी उम्मीद है कि वो अपने ओवरसीज़ अकाउंट में भी इनकम टैक्स रिफंड को ले सकता है। ओके, बहुत टाइम से मैम बात चली है प्रॉपर्टी पासबुक। प्रॉपर्टी पासबुक बन जाएगी जिसमें आपकी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम से होगी, वो आपके पोर्टल पे शो हो जाएगी, तो उसको आपको उसके हिसाब से इनकम दिखानी पड़ेगी। क्योंकि एक स्टडी कहती है हमारे देश में एग्रीकल्चर इनकम ज़्यादा है, उतनी लैंड भी नहीं है, और वो कैसे है भगवान जाने। तो क्या प्रॉपर्टी पासबुक भी आ सकती है? देखिए, अगर न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है तो हो सकता है कि इस बार ये प्रोविज़न भी गवर्नमेंट लेकर आए कि प्रॉपर्टी पासबुक को भी लेकर आए, क्योंकि ये बहुत टाइम से चर्चा में है प्रॉपर्टी पासबुक का आना, क्योंकि बहुत सारी बेनामी प्रॉपर्टीज़ भी हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो अनक्लेम्ड हैं।
तो जब हो सकता है कि हमारे इनकम टैक्स लॉगिन डैशबोर्ड में ही ये फैसिलिटी कर दी जाए कि वहाँ पे आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ पैन से लिंक्ड कर दी जाए और वहाँ पे शो हो जाए, क्योंकि इससे पहले एसएफटी में भी था कि 30 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी पैन से लिंक्ड है। तो हो सकता है कि अब शायद उसकी लिमिट 10 लाख से भी 10 लाख करी जा सकती है, जिससे कि वो सारी प्रॉपर्टीज़, अगर प्रॉपर्टी पासबुक बन गई तो सभी की प्रॉपर्टीज़ उस पासबुक में थ्रू पेन मैंडेटरीली शो हो जाएंगी। ओके, मतलब बढ़िया स्टेप होगा अगर आ जाती है तो। मैम, सीनियर सिटीज़न लोग की हम बात करते हैं। सीनियर सिटीज़न लोगों के पास जो पैसा आता है, बेसिकली वो लोग या तो उसे सेविंग अकाउंट में रखते हैं या वो उसे हद से एफडी में रखते हैं, क्योंकि वो उनकी रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं होती, वो म्यूचुअल फंड या शेयर से और दूसरी जगह नहीं जाते हैं। और अगर एफडी में वो रखते हैं तो एफडी पे जो ब्याज मिलता है वो टैक्सेशन सेम स्लैब में आ जाता है। तो आपको क्या लगता है इस बार कोई प्रोविज़न ऐसा आएगा जहाँ पे एफडी के इंटरेस्ट के लिए कुछ अलग से स्लैब लाया जाएगा? देखिए, हो सकता है, क्योंकि सीनियर सिटीज़न की ये एक बहुत बड़ी इनकम होती है और कई बार उनका जब टीडीएस डिडक्ट हो जाता है उनके इंटरेस्ट पे, तो उनको बहुत परेशानी होती है उसे क्लेम करने में, क्योंकि उनकी शायद ये ओनली सोर्स ऑफ इनकम भी होती है कई बार रिटर्न्स में। तो हो सकता है कि इसके लिए कुछ एक न्यू स्कीम लेकर आए गवर्नमेंट इस बार न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड में, क्योंकि ये अननेसेसरली इंटरेस्ट उस पर जो ओनली इनकम है जिनकी, उस पर जो इंटरेस्ट उनका टीडीएस डिडक्ट हो जाता है, उसको क्लेम करने के लिए उन्हें बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। तो हो सकता है कि इसके लिए कोई नया प्रोविजंस इस न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड में लाया जाए। बिल्कुल। एक मन में मेरे क्वेश्चन में और था, सेक्शन 50C। हम 50C की बात करते हैं, जिसमें कहते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी बेचेगा तो सर्किल रेट से कम नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए मैंने एक प्रॉपर्टी बेची 60 लाख रुपए की, उसका सर्किल रेट था 90 लाख का, तो एज़ पर 50C मुझे 90 लाख की सेल मानी जाएगी। लेकिन मेरे पास, अगर मैं 54 या 54 की एग्जेम्पशन लेना चाह रहा हूँ, मेरे पास तो 60 ही लाख है, 90 तो है ही नहीं। तो मैं कुछ ऐसा प्रोविज़न नहीं आना चाहिए कि मुझे वो 60 लाख के इन्वेस्टमेंट पे भी मुझे 90 लाख माना जाए मेरा वो, क्योंकि मेरे को मिले तो 60 ही हैं। तो मेरे साथ ये हार्श ट्रीटमेंट नहीं होगा किसी टैक्स पेयर के साथ कि आप सेल मेरी 90 मान रहे हो लेकिन इन्वेस्टमेंट मेरे 60 के हिसाब से ही मान रहे हो। देखिए विनीत जी, ये कैपिटल गेन का एक बहुत बड़ा पॉइंट है और इसको लेके भी हो सकता है डायरेक्ट टैक्स कोड में कोई नया चेंज आए, क्योंकि 50C के अकॉर्डिंगली जो भी सर्किल रेट है उसी को ही वैल्यूएशन माना जाता है कैपिटल गेन टैक्स के लिए। और जब ये वैल्यू कंसिडर करी जाती है, जैसे आपने एग्जांपल दिया 90 लाख और 60 लाख का, तो ऑब्वियसली हमें जब इन्वेस्टमेंट करना होता है, हम इन्वेस्टमेंट 60 लाख ही कर पाएंगे, बिकॉज हमारी एक्चुअल वैल्यू जो हमें रिसीव हुई है वो 60 लाख है और वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एज पर सर्किल रेट इज़ 90 लाख। तो इसमें क्योंकि ये एक लूपहोल है, इसमें भी चेंज आने की उम्मीद है और इस बार बहुत सारे ऐसे चेंजेस आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड बनाया इसीलिए है क्योंकि जितने भी लूपहोल्स थे या जितने भी ऐसे फ्लॉज हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग डायरेक्ट टैक्स कोड में है, उनको रेक्टिफाई किया जाए। मैम, एक और चर्चा चल रही है 285BA जो हमारा सेक्शन है, जो एसएफटी की बात करता है। उसमें यह है कि अगर प्रॉपर्टी आपने 30 लाख या उससे ज़्यादा की बेची है तो ही सिर्फ वो एसएफटी में जाएगी और रिकॉर्ड होगी डिपार्टमेंट में। तो क्या ये भी चर्चा है कि वो 30 लाख की वैल्यू को 10 लाख किया जा सकता है? हाँ, एसएफटी ट्रांजेक्शंस जो अभी कवर होते हैं वो एज पर फॉर प्रॉपर्टी वो 30 लाख की लिमिट है, बट ये बहुत बड़ा स्टेप होगा गवर्नमेंट का अगर इस लिमिट को 10 लाख किया जाता है। तो जो जितनी भी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो छोटे टाइप के या मिडिल क्लास पर्सन्स हैं जिनके पास 30 लाख से कम की प्रॉपर्टी है, वो भी एसएफटी ट्रांजेक्शन्स में रिफ्लेक्ट होगी और उनकी इनकम की उन्होंने कहाँ से खरीदी वो उनको फिर डिक्लेयर करनी पड़ेगी। मैम, अगर हम ब्लैक मनी की बात करते हैं या हम वो कैश अमाउंट की बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा खपाया जाता है या यूज़ किया जाता है, वो ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन में किया जाता है, क्योंकि आदमी घर बनाते समय और कुछ भी बनाते समय खर्च कर लेता है और उसको कैश गुड्स मिल जाते हैं, वो कर लेता है। तो आपको क्या लगता है कुछ ऐसा नियम आ सकता है जिसमें गवर्नमेंट ये कह दे कि भाई कोई भी मटेरियल आप खरीदोगे और एक लिमिट से ज़्यादा खरीदोगे तो आपको पेन मैंडेटरी है, जैसा हमारा बैंक में हम कैश डिपॉजिट कराने जाते हैं 50,000 से ज़्यादा जमा करते हैं तो हमें पेन नंबर लगाना पड़ता है, अदरवाइज वो डिपॉजिट नहीं होंगे। तो आपको क्या लगता है कंस्ट्रक्शन फील्ड में ये स्टेप लगा जा सकता है? देखिए, गवर्नमेंट को बहुत अच्छा रेवेन्यू मिलता है कैपिटल गेन टैक्स से, और कैपिटल गेन टैक्स बचाने का जो सबसे बड़ा तरीका होता है वो होता है
कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट यानी कि कंस्ट्रक्शन, तो लोग अपनी कैश मनी को सबसे ज़्यादा इंडिया में कंस्ट्रक्शन में ही यूज़ करते हैं। और क्योंकि इसका कोई रिकॉर्ड प्रॉपर नहीं होता है, तो ये गवर्नमेंट का स्टेप होना भी चाहिए कि इस तरीके के ट्रांजेक्शंस को अगर उन्हें अकाउंट फॉर लाना है तो उसमें अगर पैन मैंडेटरी कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर 50,000 से ज़्यादा का आप मटेरियल परचेज़ कर रहे हो किसी भी कंस्ट्रक्शन डीलर से या किसी भी शॉप से, और अगर आप उसमें अपना पैन लगाते हो तो वो ट्रांजेक्शन आपके उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा कि आपने इतना बिल्डिंग मटेरियल परचेज़ किया है। तो ये ब्लैक मनी को रोकने के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप होगा अगर गवर्नमेंट इसे इस नए डायरेक्ट टैक्स कोड में इम्प्लीमेंट करती है तो। सेक्शन 194T जो आजकल सब लोगों के सिर का दर्द बना हुआ है, TDS ऑन रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर, और इसमें अभी तक बहुत सारी क्लियरिटी नहीं आ पाई है कि हमें कैसे काटना है, क्योंकि ज़्यादातर पार्टनरशिप फर्म में लास्ट टाइम में कैलकुलेट करा जाता है, देखा जाता है, क्योंकि आपके पास एस्टिमेशंस नहीं होते हैं। तो क्या आपको लगता है 94T में कुछ चेंजेस ऐसे आने चाहिए जिसमें एक फिक्स रेम्यूनरेशन हो जाए और फिक्स रेम्यूनरेशन पर रेगुलरली TDS कट रहा हो, रेगुलरली जमा हो जाए, इंटरेस्ट रेगुलरली, ऐसा कुछ सिस्टम क्या बन सकता है इस बजट में? देखिए, अभी 194T लास्ट ईयर ही लॉन्च हुआ था, तो उसमें ये प्रोविज़न है कि जब कोई पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन पे करती है तो उस पर उसे TDS डिडक्ट करना है। बट क्योंकि पार्टनर अपनी फर्म में कई बार कैपिटल इंट्रोड्यूस भी करता है और विड्रॉ भी करता है, तो ये कैलकुलेशन हम 31 मार्च के बाद ही कर पाते हैं कि एग्जैक्ट TDS कितना होना चाहिए। तो इसलिए इसको बेटर फंक्शनिंग के लिए ये होना चाहिए कि एक फिक्स्ड रेम्यूनरेशन जिस पे हम हर मंथ TDS डिडक्ट कर सकें, और जो हमारा कैपिटल का इनफ्लो आउटफ्लो है वो हम सेपरेट रख सकें। तो ये चेंजेस भी 194T में लाए जा सकते हैं। तो हमने ऑलमोस्ट जितने चेंजेस हम लोगों ने अभी तक सुने थे या हम लोगों ने स्टडी करे थे या लोगों के मन में थे, हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे सेक्शन यहाँ पे कवर करने की पूरी कोशिश करी कि ये बजट में आने की उम्मीद है। कितना आएगा कितना नहीं आएगा ये तो हमें 1 फ़रवरी को ही पता चलेगा। और कोई मैम आप चाहती हैं कुछ ऐसा चेंज आए जो लोगों को फ़ायदा दे, या आपको लगता है कि ये तो बहुत हार्श हो रहा है? देखिए, बजट में जो मेन चीज़ होती है वो है रेवेन्यू, और गवर्नमेंट का मेन रेवेन्यू सोर्स डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स मोर देन 60% यही कवर करते हैं, जैसे कि अभी आपने बताया। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा स्टेप है। अगर डायरेक्ट टैक्स कोड आता है तो हो सकता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट ज़्यादा हो एज़ कंपैरिजन टू लास्ट ईयर्स। तो ये वेलकम स्टेप है अगर डायरेक्ट टैक्स कोड आता है तो। एंड इसके अलावा मुझे लगता है एक्सपेंस में अगर गवर्नमेंट खर्च करती है तो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट पे भी इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारी MSME इम्प्रूव होगी वैसे हमारी इकोनॉमी भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। तो अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है तो हमें MSME को भी सपोर्ट करना चाहिए। ओके, बिल्कुल ठीक है। हम लोग ने ऑलमोस्ट सारी बातें कर ली। फिर भी अगर आपको लगता है कोई बजट में ऐसा चेंजेस आना है या आना चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बिल्कुल बताइएगा और हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया और इतने सरल भाषा में पूरे बजट की एक्सपेक्टेशन को बताया। थैंक यू सो मच विनीश। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप भी अगर मिडिल क्लास, हायर क्लास, लोअर क्लास किसी से भी कैटेगरी से हैं और बजट से आपको उम्मीदें हैं और आप बजट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।